to GradeUp, India's largest online teaching platform। आज हम लोग केमिस्ट्री का आगाज कर रहे हैं, केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो जल्दी से लाइव आ जाए आप लोग ताकि हम बिना किसी देर के अपने सेशन का आगाज कर सकें, सेशन की शुरुआत कर सकें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल, आशुतोष, सुदीप कुमार डे, दिनेश मलिक। स्वागत है सभी का, खैर मकदम है, इस्तकबाल है, जिसका मकसद है ग्रेडअप, जिसका मकसद है आपके प्रिपरेशन को स्मार्ट करना, आपके स्कोर को बेटर करना, आपको बुलंदियों यानी शिखर तक पहुंचाना, आपके ख्वाबों को हकीकत का रंग देना। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगाज करते हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। तो तैयार हैं आप लोग? नेहा दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिलाष कुलमित्र हैं, सुदीप कुमार डे हैं, दिनेश मलिक हैं। स्वागत है, बिल्कुल फिर से सोनू प्रकाश जुड़ चुके हैं। तो बिना किसी देर के आते हैं हम लोग डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत पे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को विभाजित करते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो सबसे छोटा अविभाजित कण होगा उसको परमाणु बोला जाता है। क्या बोलेंगे? परमाणु, एटम कहेंगे। और ऐसा कहने वाले थे इंडिया के ऋषि महर्षि कणाद। उन्होंने कहा था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इसी बात को डाल्टन ने इंग्लिश में बोला था, तो बन गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में अगर बात की जाए तो डाल्टन साहब कहते हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, और दुनिया की सभी चीजें जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये पहला हुआ पॉइंट। दूसरा, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी भी तत्व के सभी परमाणु जो हैं वो एक जैसा होता है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और परमाणु आपस में मिलकर मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पदार्थ का की हर चीज परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु को हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ये कहना था डाल्टन का, मैं नहीं कह रहा हूं, डाल्टन का कहना था। अब इसके दोष क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि एटम को विभाजित करेंगे तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बात उनकी गलत हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो एटम इंडिविजिबल नहीं रह पाया। तो ये पहला दोष था कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, ये अविभाज्य नहीं है। तो ये पहला दोष था। दूसरा इनका पॉइंट था कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ये भी बात गलत हो गई। आगे मैं पढ़ाऊंगा आइसोटोप। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। समस्थानिक वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, बट द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। देखिए दोनों ही कार्बन है, एक का मास 12 है, दूसरे का मास 14 है। तो इसका दूसरा पॉइंट ही क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर समस्थानिक की बात करें तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ दोष हो गए। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष हो गए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने की थी। ये देखिए थॉमसन साहब दिख रहे हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी किसने? तो ई गोल्डस्टीन साहब ने की थी। यह ई गोल्डस्टीन साहब। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले थे जेम्स चैडविक साहब। अब कई लोग कह देते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, वो गलत है, उसको इग्नोर करिएगा। एनसीईआरटी की अगर हम माने तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस यानी नाभिक की डिस्कवरी की। तो उसको आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने मत लगेगा कि किसी बुक में रदरफोर्ड लिख देता है, उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने कर दी थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है इस स्लाइड में, तो आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अब देखिए आपको मैंने बताया कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है, तो एटम, प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? जीरो होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। और जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो अब पता चला कि एटम की चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो फिर बात आई कि ये मतलब रहते कैसे होंगे? किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा रहता होगा, मतलब परमाणु की संरचना कैसी होती होगी। तो परमाणु की संरचना को बताने के लिए, परमाणु का मॉडल बताने के लिए पहला मॉडल प्रस्तुत किया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको किसने दिया था? जे थॉमसन साहब ने। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, पहला मॉडल देने की कोशिश की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था थॉमसन। अब क्वेश्चन होता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। तो पहले एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल, या प्लम पुडिंग मॉडल, या एप्पल पाई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो थॉमसन ने पहला मॉडल प्रस्तुत किया था परमाणु का, और इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या तरबूज मॉडल, या एप्पल पाई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। एप्पल पाई मॉडल। ठीक है, अब इनका देखिए मॉडल क्या था। इनका मॉडल मतलब थॉमसन साहब का ये कहना था कि परमाणु पूरा का जो पूरा होता है, पूरा का जो पूरा परमाणु होता है वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, धन आवेश का बना होता है, गोला होता है। पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का एक गोला होता है ना। तो पूरा का पूरा परमाणु प्रोटॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह पे धसे होते हैं, दबे होते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे दबे होते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इनका कहना था कि भाई परमाणु में पूरा का पूरा परमाणु जो है वो धन आवेश का बना होता है, मतलब प्रोटॉन का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह पे धसे होते हैं। और किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए परमाणु कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कर देता है न्यूट्रल, उदासीन बना देता है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा परमाणु पे। ये बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन इनकी ये बात बिल्कुल गलत थी। अब चलिए इस मॉडल को हम तरबूज के मॉडल से कंपेयर करते हैं। तो तरबूज को आप देख लीजिए, मान लीजिए कि तरबूज का जो रेड पोर्शन है उसको आप प्रोटॉन समझ लीजिए, और बीच को इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, बीच को इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। तो यही मॉडल दिया था इन्होंने कि जिस तरह से तरबूज टोटल बना हुआ है रेड रेड पार्ट है इसका, और बीच में सीड्स हैं, उसी तरह से पूरा का पूरा एटम जो है वो प्रोटॉन का बना होता है। और जैसे सीड जगह जगह पे धसे हुए हैं ना इसमें, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं। इसलिए इसको तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, या क्रिसमस पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं? ये देखिए केक होता है, उसमें बीच बीच में ड्राई फ्रूट जगह जगह पे दबे होते हैं। तो ये मॉडल जो है क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग के जैसा दिखता है, अंदर में क्या है? जगह जगह पे ड्राई फ्रूट दबे हुए, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल। और एक और डिश होता है एप्पल पाई मॉडल, ऐसा दिखता है कुछ, इसलिए इसको एप्पल पाई मॉडल भी कहते हैं। तो ये था इनका परमाणु का मॉडल, है ना, कि पूरा का पूरा परमाणु प्रोटॉन का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे उसमें दबे होते हैं, धसे होते हैं, है ना। ये था उनका मॉडल। अब देखिए इसकी गलत बात क्या थी, लिमिटेशन क्या था, कि यह मॉडल ये एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने निकट कैसे रह सकते हैं। तो ये इसकी खामी थी।
तो थॉमसन मॉडल की खामियां, थॉमसन मॉडल की त्रुटियां या खामियां, यह मॉडल यह व्याख्या करने में असमर्थ रहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन इतने निकट कैसे रह सकते हैं, इतने निकट कैसे रह सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन नहीं कर पाए। तब एक और साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड, अपना मॉडल लेकर। इस मॉडल को बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसको दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में। तो दूसरा मॉडल लेके आ गया रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पहला एमसीक्यू आ गया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था। तो दिस मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यह अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था। तो इट इज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड का पतला सा मतलब एक चादर लिया, एक फॉयल लिया, एक थिन फॉयल लिया, मतलब गोल्ड की एक पतली सी मतलब चादर ली और उस पर अल्फा कणों का अटैक करवाया, अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया। तो इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण गोल्ड फॉयल को सीधा पेनिट्रेट करते हुए निकल गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पथ से विचलित हो गए और बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने पथ से वापस लौट गए, अपने ही रास्ते पे उल्टे पांव वापस लौट गए। अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आगे हम लोग अल्फा कण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। अभी याद रखिए अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड ने पहले एक प्रयोग किया, फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिया और फिर उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया, तब मॉडल दिया। ऐसा नहीं कि थॉमसन की तरह मतलब ऐसे ही सोच के मॉडल दे दिया कि एटम जो है मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धंसे होते होंगे। तो थॉमसन ने ऐसे सोच के मॉडल दे दिया, लेकिन रदरफोर्ड ने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिया, फिर उससे कंक्लूजन निकाला और तब मॉडल दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पथ से विचलित हो रहे हैं और बहुत कम अल्फा पार्टिकल मतलब 12,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल अपने पथ पे वापस लौट जा रहे हैं। ये तीन ऑब्जर्वेशन था। इससे क्या कंक्लूजन निकाला? देखिए पहला ऑब्जर्वेशन, अधिकतर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर जा रहे हैं। इससे क्या पता चला कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। क्यों? देखिए अल्फा जो रेज होते हैं या अल्फा पार्टिकल होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आ जाते हैं। तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर जा रहे हैं। इससे पहले ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि अधिकांश भाग खाली होते हैं। जैसे जैसे हम बीच में आ रहे हैं, मतलब एटम के बीच में आ रहे हैं, देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। इसका मतलब कि हो ना हो एटम के मध्य में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है, कोई धन आवेश वाला क्षेत्र है और उस धन आवेश वाला क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस दिया, नाभिक दिया। तो नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड साहब को जाता है। तो नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने पथ से वापस लौट गए, 12,000 में से। इसका मतलब क्या है कि बीच में ये पॉजिटिव चार्ज का एरिया तो है, लेकिन ये बहुत कम एरिया लिए हुए, ये बहुत कम स्थान लिए हुए, है ना। जैसे अगर साइज ऑफ एटम देखें, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार कितना होता है बताइए, कमेंट करिए। परमाणु का आकार कितना होता है? तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। और वहीं पे अगर मैं बात करूं साइज ऑफ न्यूक्लियस की, माय डियर फ्रेंड्स, नाभिक का आकार, तो बताइए आप लोग कमेंट करें, सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा क्या? नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी कहते हैं, जिसको हम लोग 1 एफ लिखते हैं। तो आप डेटा से देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है ना, वो एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे कोई क्रिकेट का एक ग्राउंड है और बीच में क्रिकेट का बॉल रखा हुआ है, तो क्रिकेट के बॉल को आप न्यूक्लियस समझिए और पूरे क्रिकेट के ग्राउंड को एटम समझिए। मतलब एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, और ये डेटा भी बता रहा है ना। तो पहले ये इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला? एक कंक्लूजन निकला कि एटम का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है। एटम के मध्य में एक धन आवेशित वाला एरिया है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ पे टोटल मास होता है एटम का, कुल द्रव्यमान एटम का कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है, और नाभिक बहुत ही छोटा होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि 12,000 में से एक ही अपने पथ पे वापस आ रहे हैं, मतलब वो एरिया काफी छोटा है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तब इन्होंने अब अपना मॉडल दिया। इन्होंने कहा भाई कि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं कहाँ पे? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। कक्षा बोला कि जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का परिक्रमा करता है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये था मॉडल रदरफोर्ड साहब का। जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। तो अभी कुछ देर में बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए अगर हीलियम का मॉडल बनाना चाहे रदरफोर्ड के मुताबिक तो कैसा बनेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में, और 2 इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा इसका। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल होगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके? प्रोटॉन के। इसलिए एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। एटम क्या होता है? परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अब इसका त्रुटि क्या है? तो बस एक बात याद रख लीजिएगा कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो एटम के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी त्रुटि है कि ये परमाणु मॉडल मतलब परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। इस मॉडल के अनुसार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। और आप जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है, वृत्तीय गति में होता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाता होगा, एनर्जी रिलीज करता जाता होगा। इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी।
तो एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका रेडियस भी कम होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ये न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एटम स्टेबल है, इसका मतलब ये मॉडल जो है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। बस इतना याद रख लीजिएगा। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि क्या है, तो ये मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। तो इन्हीं के मतलब स्टूडेंट थे नील बोर साहब। रदरफोर्ड के स्टूडेंट है कौन, नील बोर साहब। इन्होंने अपना मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। किसने दिया है, नील बोर साहब ने, है ना। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल किसने दिया था, नील बोर साहब ने 1913 ईस्वी में। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में मूव करते हैं, निश्चित कक्षाओं में मूव करते हैं। और इन कक्षाओं का इन्होंने नाम दिया क्या, शेल। और एनर्जी लेवल, क्या नाम दिया इन्होंने, एनर्जी लेवल, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा। अगर पहली कक्षा है तो उसका नाम दिया के शेल, पहली कक्षा है तो नाम दिया के शेल, दूसरी कक्षा है तो एल, तीसरी कक्षा है तो एम, चौथी कक्षा है तो एन, इस तरह से नाम दिया। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। यह है न्यूक्लियस, मान लिया ये हुआ पहली कक्षा को के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते रहते हैं, इन्होंने बोला। और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कोई ऊर्जा ना तो अवशोषित करता है ना तो उत्सर्जित करता है। तो घूमने के दौरान कोई भी ऊर्जा ना तो अवशोषित करेगा ना तो उत्सर्जित करेगा, ऐसा कहना था किसका, बोर साहब का। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं लेकिन ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते, और हर मतलब ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है। और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी, उसको आप निकाल सकते हैं 2n² से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n², जहां पे n क्या है, कक्षाओं की संख्या, नंबर ऑफ शेल, कक्षाओं की संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएंगे तो एनर्जी फिक्स हो जाएगी। जैसे देखिए ये है न्यूक्लियस, और यह है पहली कक्षा, यह है दूसरी कक्षा, यह है तीसरी कक्षा, यह है चौथी कक्षा। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप एक फार्मूला लगाते हैं, होता है 2 × n², n इज इक्वल टू 2n²। 2 इंटू पहली कक्षा के लिए 1 तो 2 हो जाएगा, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरी कक्षा यानी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तीसरी कक्षा यानी एम शेल में कितने हो जाएंगे, 18। चौथी कक्षा यानी एन शेल में कितने हो जाएंगे, 32। तो बस इस फार्मूला पे सेट करते जाइए, मिलता जाएगा। तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, फिक्स होगी। ये सब बातें रदरफोर्ड साहब ने नहीं बताई थी। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। किसी भी परमाणु को सूचित करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो सपोज करें कि एक्स कोई परमाणु है, आप वाई जेड कुछ भी लिख सकते थे, एक्स कोई परमाणु है। यहाँ पे जो जेड आप लिखते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है। और यहाँ पर जो ए लिखते हैं वो इसका एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। यहाँ पे आपने 11 लिखा है, मतलब ये इसका परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पर 23 लिखा है, वो इसका मास नंबर है। अब देखिए किसी भी एटम का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या गिवन है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है तो उसमें कितना प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे परमाणु संख्या अगर गिवन है तो परमाणु संख्या को जनरली जेड से डिनोट करते हैं। तो किसी एटम का जितना परमाणु संख्या होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। और पहले से आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम क्या होता है, एटम होता है न्यूट्रल, उदासीन। तो एटॉमिक नंबर गिवन है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो जब जितना प्रोटॉन होगा किसी एटम में उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना मिल गया आपको। तो एटॉमिक नंबर गिवन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो मिल ही गया। मास नंबर जिसको जनरली हम ए से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु का द्रव्यमान कौन बनाता है, जितने भी प्रोटॉन होंगे उसका मास और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे उसका मास, इन दोनों के मास को हम जोड़ देंगे तो एटम का मास मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। तो मास संख्या निकालने के लिए जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है दोनों के मास को ऐड कर दीजिएगा तो एटम का मास मिल जाएगा। द्रव्यमान संख्या को जनरली हम ए से डिनोट करते हैं। और देखिए जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, या फिर आप कह सकते हो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, या जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर लिख सकते हो ना, जेड लिख सकते हो। जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। और न्यूट्रॉनों की संख्या को मैंने एन लिख दिया है, तो ए इज इक्वल टू हुआ जेड प्लस एन। एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ए माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए से जेड को घटा देंगे, यानी द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। तो बताइए इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, बताइए कितने प्रोटॉन होंगे। सबसे पहले बताइए कितने प्रोटॉन होंगे। तो बताया था मैंने कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन 11। अब देखिए प्रोटॉन 11 मिल गया तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 11। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस जेड। तो ए कितना है 23 और जेड कितना है 11, मतलब 12। समझ में आया सबको, तो बहुत सिंपल है। उसी तरह से क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35। तो इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल आशुतोष सही है, मदन, सूरज नंद, पिंकाना, वेरी गुड, जल्दी बताइएगा। हाँ एटॉमिक नंबर 17 तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस जेड। तो 35 माइनस 17 बराबर 18, है ना। इम्तियाज खान, मदन, सौरभ, आशुतोष, बहुत खूब, कीप इट अप, वेरी गुड। अंजलि गुप्ता, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु में होते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन बोलने का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं? नाभिक में, इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर नोन एज व्हाट? न्यूक्लियॉन्स, एंड दे टेक पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं, टेक पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई न्यूक्लियॉन क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ, नन। तो उत्तर होगा बोथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स भाग लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में लेते हैं भाग। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन और रासायनिक अभिक्रिया में कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आइसोटोप, समस्थानिक। जितना इंपॉर्टेंट लगा ले उतना ही अच्छा है। आइसोटोप, आइसोटोप समस्थानिक। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आइसोटोप को समस्थानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो स्थान है पीरियोडिक टेबल में समान होता है। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में इसका स्थान समान होने के कारण इसे हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक, कहाँ पे इनका स्थान समान? आवर्त सारणी में। अब देखिए क्वेश्चन होता है कि आइसोटोप होते कौन, क्या है? तो वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ऐसे दो परमाणु को हम आइसोटोप कहेंगे। सो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज आइसोटोप्स। तो वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न, उसको हम बोलते हैं मतलब समस्थानिक। अब समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होगी, तो परमाणु संख्या समान होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नेचर में पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है। तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो वो तत्व वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है पर द्रव्यमान संख्या भी होती है, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नेचर में मिलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम। हिंदी में भी प्रोटियम ही लिखेंगे, तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको भी ड्यूटेरियम ही लिखेंगे। और इसको कहते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम। इसको डिनोट करते हैं H से, इसको डिनोट करते हैं D से, इसको डिनोट करते हैं T से। तो जिसे आप हाइड्रोजन कहते हैं ना, वो दरअसल प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन तो 3 तरह का होता है। अब देखिए आप कि हाइड्रोजन का अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा? H2O। ये होता है नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, सामान्य जल जिसे हम लोग पीते हैं। तो सामान्य जल क्या है? प्रोटियम ऑक्साइड होता है। ये सामान्य जल क्या है? प्रोटियम ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो ये होगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हेवी वाटर। यहाँ से MCQ बनता है भारी जल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी जल क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। और जो तीसरा वाला समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव? योर आंसर शुड बी ट्रीटियम, ट्रीटियम। हेवी वाटर का यूज कहाँ होता है वो आगे हम लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो ट्रीटियम है ना। इट इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर, है ना। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व। एक और क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? बताइए हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रॉन इज एब्सेंट? बिल्कुल सूरज आगे बताएंगे, मॉडरेटर में यूज करते हैं। वेरी गुड। तो यूज आगे हम दिखाएंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होगा। देखिए ना प्रोटियम क्या है? प्रोटियम का मतलब होता है 1H1। अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन कितना होगा? 1। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A - Z। तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना? 0। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक ऐसा तत्व है, सॉरी एटम है या तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, है ना। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। आप जानते हैं कि कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं नेचर में, एक है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 14। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। अब क्वेश्चन होता है कि आइसोटोप्स आर डिफर इन, समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? तो अगर क्वेश्चन हो कि समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ दिस, तो क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए। समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो उत्तर होगा आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ, बोलिए, न्यूट्रॉन्स। यस, समस्थानिकों में यस न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है। कैसे? देखिए मैंने बोला कि भाई कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14, होता है ना। अब देखिए कार्बन 12 में देखिए कितने प्रोटॉन होंगे? 6 होंगे। अब प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 12 - 6, 6 हो गया। अब इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A - Z, 14 - 6, 8। अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, कार्बन 12, कार्बन 14, दोनों में प्रोटॉन तो सेम हुआ, इलेक्ट्रॉन भी सेम हुआ। क्या भिन्न कर गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें 6 इसमें 8। तो याद रखिएगा कि प्रोटॉनों में न्यूट्रॉन, सॉरी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर, समस्थानिकों के रासायनिक गुण बताइए समान होते हैं कि भिन्न होते हैं? टेल मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2 MCQs तो बहुत ही सुपर डुपर हिट है, आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। बताइए मधु, सूरजनंद, जय किशन, आशुतोष, सेम होती है। मधु कह रहे हैं कि सेम होगा, मदन मोहन कह रहे हैं कि सेम होगा, इम्तियाज का लगता है ऊपर चला गया, आंसर कहाँ था? अनु कह रहे कि डिफरेंट होगा, शालिनी कह रहे कि डिफरेंट होगा, सूरजनंद कह रहे कि सेम होगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, समान होते हैं। क्यों भाई? आइसोटोप वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी ना। एटॉमिक नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम। अब जब इलेक्ट्रॉन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो रासायनिक गुण समान होगा ना। मैंने पहले तो बताया था, इसीलिए उस पॉइंट को डिस्कस किया था ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो।
समझ में आया? जय किशन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, एब्सोल्यूट राइट मदन मोहन, यू आर राइट। इससे भी इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाने जा रहा हूं मैं, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग दिखा देता हूं आपको। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, कार्बन 14 का। तो कार्बन 14 का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में करते हैं, और कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। जैसे कोई भी जंतु है या प्लांट है, वो जमीन के अंदर दब गए, तो अंदर जो मतलब जमीन के अंदर दबने की वजह से उसमें जो ढांचा सा बन जाता है, जो उसका मार्क आ जाता है, और उसके कुछ डेड रिमेन्स रहते हैं, मतलब अवशेष रहते हैं, उनको हम फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल्स, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं कार्बन 14 का। फिर है यूरेनियम 238, जिसका इस्तेमाल अर्थ डेटिंग में करते हैं, और अर्थ डेटिंग करते हैं हम लोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, पृथ्वी के आयु का पता लगाने में टू डिटरमाइन एज ऑफ अर्थ, या अर्थ डेटिंग और करते हैं टू डिटरमाइन एज ऑफ रॉक, चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यूरेनियम 238 तो ठीक है, अर्थ डेटिंग में करते हैं, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? यूरेनियम 235 इज यूज्ड, यस इम्तियाज, यू राइट, टेल मी, यूरेनियम 235 इज यूज्ड, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जल्दी से कमेंट करें। निखिल कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में, इम्तियाज कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, सौरभ कह रहे हैं मॉडरेटर में, बाकी लोग कहाँ भाई, जल्दी बताएं। मदन मोहन साहू कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, वेरी गुड। तो परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कैडमियम जो है कंट्रोल रॉड के रूप में यूज करते हैं, इम्तियाज, ठीक है। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। हो गया, डन लीजिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कर्क रोग के उपचार में, कर्क रोग के उपचार में। तो कैंसर या कर्क रोग के उपचार में करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रोग के उपचार में हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल ट्रीटमेंट में करते हैं? अल्फा, बीटा या गामा? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं? अल्फा, बीटा या गामा? यस, गामा रेज। सो गामा रेज यूज किया जाता है, गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर में करते हैं, सोडियम 24 टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग, शरीर के भीतर रक्त का थक्का का पता लगाने में, शरीर के भीतर रक्त का थक्का का पता लगाने में, टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं घेघा रोग के उपचार में, घेघा रोग के उपचार में, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, और टू नो द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना, अवटु ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में, अवटु ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में, है ना, टू नो द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोल्ड 191 का इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में करते हैं, और फास्फोरस 32 का इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, मतलब रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं, रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। और गोल्ड 191 का इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही यूजफुल स्लाइड है, मतलब 8 एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, ये सब पूछा जा चुका है, तो हमने एमसीक्यूज को क्या बना दिया, एग्जांपल बना दिया, ठीक है, मतलब यूज में डाल दिया इसको। यही मैं करता रहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं डाल देता हूँ स्लाइड में, मतलब यूज में, जैसे उपयोग पढ़ाना है तो डाल दिया, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसी को डाल देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है आइसोबार, समभारिक। आइसोबार बोले तो समभारिक। समभारिक में क्या होता है कि उल्टा होता है आइसोटोप का। इसमें क्या होगा गाइस, इसमें क्या होगा कि मास नंबर सेम होगा, मतलब द्रव्यमान संख्या समान होगी, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, यहाँ पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो ये तो ऑप्शन में देखते ही पता चल जाएगा, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है और मास नंबर सेम हो रहा है तो कह दीजिएगा कि आइसोबार है। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, पहचानने को रहेगा कि व्हिच वन इज अ आइसोबार, कौन एक समभारिक है, तो देखते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन बनता है आइसोटोन से। क्या बनता है आइसोटोन, मतलब सम न्यूट्रॉनिक, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन का मतलब क्या होगा, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि कौन एक आइसोटोन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे है सल्फर और फास्फोरस, तो फास्फोरस का 15 होता है और मास नंबर 31 होता है, और सल्फर का आप जानते हैं 16 होता है, इसका 32 होता है। तो देखिए दोनों आइसोटोप तो नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मतलब आइसोटोप नहीं है। आइसोबार भी नहीं है क्योंकि मतलब द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये आइसोटोन तो नहीं है। आइसोटोन के लिए क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, और न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z होता है, A-Z। तो न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, इसमें A है कितना 31 और Z है कितना 15, यहाँ पे कितना है 32 - 16, तो देखिए 16 और यहाँ पे भी 16। तो अगर दो ऐसे तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी, मतलब वो क्या होंगे, आइसोटोन होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन आइसोटोन है, तो चारों ऑप्शन को चेक करिएगा, ठीक है। तो जिसमें आ जाएगा समान तो कहिएगा कि हाँ ये वाला सही है। कोई शक, समझ में आए, तो इसको चेक करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको चेक, ठीक है जी। आते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। रेडियो सक्रियता क्या है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वो तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं, डीके होते रहते हैं, और साथ ही साथ कुछ अदृश्य किरणें भी निकालते रहते हैं। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, और ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि ऐसी घटना है जिसमें खुद ब खुद एटम टूटता रहता है, नेचुरली टूटता रहता है ना, स्टेबल होने के लिए
नेचुरली टूटता रहता है और कुछ एनर्जी भी निकालता रहता है। अल्फा बीटा गामा 3 तरह की किरणें निकालता रहता है। तो वो तत्व जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं, साथ-साथ 3 प्रकार की किरणें निकालते रहते हैं, ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय तत्व। और ये घटना क्या कहलाएगी? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले थे हेनरी बेक्वेरेल साहब। हेनरी बेक्वेरेल ने क्या किया? यूरेनियम लिया, यूरेनियम का सैंपल लिया और 2 प्लेट्स लगा दिए, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें निकल रही हैं इस यूरेनियम से और कुछ किरणें नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं, कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं और कोई कुछ किरणें किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो रही हैं, सीधे निकल जा रही हैं। बिल्कुल ब्रह्मचारी टाइप का है, किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। तो भाई जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा होगा मतलब उस पे कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव। इसको बोला है इन्होंने बीटा पार्टिकल, मतलब इस पे कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव। जो मतलब जा रहा था नेगेटिव प्लेट की तरफ मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उसका नाम रखा अल्फा। तो अल्फा पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और जो ब्रह्मचारी टाइप का था उसका नाम रख दिया गामा। गामा पे कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब ये था न्यूट्रल। तो जब हेनरी बेक्वेरेल साहब ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की तो उनको कुछ भी समझ में आया नहीं कि ये रेज है क्या। बस इतना पता था कि कुछ किरणें निकलती हैं, वो किरणें 3 प्रकार की हैं, उन पे चार्ज क्या है वो पता चल गया था उनको, है ना? एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था और एक न्यूट्रल था। लेकिन ये दरअसल है क्या, इनको कुछ भी पता नहीं चल सका, इसलिए ऐसा नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। जिस तरह से रॉन्टजन साहब ने एक्सरे की जब डिस्कवरी की थी तो रॉन्टजन साहब को बस इतना पता था कि कुछ किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन ये रेज क्या है उनको कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो उन्होंने नाम दे दिया ऐसे एक्सरे, तो आप कह रहे हैं एक्सरे। वो नाम दे देते वाई रे, तो आप अभी तक कह रहे होते वाई रे। वो नाम देते जेड रे, तो आप कह देते जेड रे। तो ये ऐसा नाम जो पड़ा वो कुछ भी ना पता चलने की वजह से पड़ा। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक्सरे क्या है। उसी प्रकार हेनरी बेक्वेरेल साहब को जब कुछ भी समझ में आया नहीं तो उन्होंने ऐसे नाम दे दिया अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अगर कोई इंडियन डिस्कवरी करता तो वो नाम रख देता का रे, खा रे, गा रे, तो आप का खा गा कहते। लेकिन अब हम जानते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, जो थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले थे हेनरी बेक्वेरेल 1896 में, और यूरेनियम की डिस्कवरी करने वाले भी यही थे। यूरेनियम की खोज करने वाले भी हेनरी बेक्वेरेल ही थे। लेकिन इस फील्ड में 2 साइंटिस्ट और आ गए। एक थी मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे प्यारे क्यूरी। मैडम क्यूरी के हस्बैंड प्यारे क्यूरी यानी पियरे क्यूरी। इन लोगों ने कहा कि सिर्फ यूरेनियम नहीं, रेडियम से भी अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। रेडियम से भी अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। और रेडियम जो है वो यूरेनियम से 1000 टाइम्स ज़्यादा मतलब सक्रिय है, एक्टिव है। तो रेडियम की डिस्कवरी का श्रेय मैडम क्यूरी को जाता है, और ये जो टर्म रेडियो एक्टिविटी है वो भी मैडम क्यूरी ने ही दिया। तो ये जो शब्द रेडियो एक्टिविटी है, जो टर्म रेडियो एक्टिविटी है, वो भी मैडम क्यूरी ने ही दिया है। तो यूरेनियम की खोज करने वाले थे हेनरी बेक्वेरेल, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले थे हेनरी बेक्वेरेल, लेकिन रेडियो एक्टिविटी नाम किसने दिया? मैडम क्यूरी। इसी कारण हेनरी बेक्वेरेल साहब, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया सन 1903 ईस्वी में। रेडियो सक्रियता को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, उस यंत्र का नाम है जीएम काउंटर। पूरा नाम लिखिए आप लोग। तो रेडियो सक्रियता को जीएम काउंटर के द्वारा मापा जाता है। तो एक यंत्र है जिसका नाम है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का पूरा नाम है गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, है ना? गीगर और मूलर 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस यंत्र को बनाया था। तो ये हेनरी बेक्वेरेल साहब हैं जिन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की, इनको और मैडम क्यूरी साहिबा को और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी साहिबा को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, ये हैं मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी हैं। ये अपने पेरिस के लैब में काम करते हुए इनकी दोनों की तस्वीर है। रेडियो सक्रियता की इकाइयाँ, अगर पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है तो वो बेक्वेरेल है, लेकिन दूसरी इकाइयाँ हैं क्यूरी, रदरफोर्ड। तो याद रख लीजिएगा, बेक्वेरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब रेडियो सक्रियता की ही इकाइयाँ हैं। लेकिन एसआई यूनिट अगर पूछेगा तो उत्तर होगा, ये आपके लिए नहीं है, ये सीरीज वगैरह में पूछा जाता है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी एसआई यूनिट क्या है तो बेक्वेरेल, अन्य इकाइयाँ क्या है तो क्यूरी और रदरफोर्ड। जैसे पूछ लिया जाए कि रेडियो सक्रियता की इकाई है बेक्वेरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ऑल। रेडियो सक्रियता की इकाइयाँ हैं तो उत्तर हो जाएगा ऑल। लेकिन अगर पूछेगा एसआई कौन है, एसआई यूनिट कौन है, तो बेक्वेरेल होगा। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, देखिए ये कोई एलिमेंट है, ये अपने आप अल्फा, बीटा और गामा निकाल रहा है। तो ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी। लेकिन कैसी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। इसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा है कि तुम अल्फा, बीटा, गामा निकालो। लेकिन अगर कोई तत्व है जो कि स्टेबल है, स्टेबल मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इस पर अल्फा का अटैक करवा दिया या न्यूट्रॉन का अटैक करवा दिया या प्रोटॉन का अटैक करवा दिया। ये रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इस पर अल्फा या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का अटैक करवा दिया, तो अब ये क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। तो मैन मेड रेडियो एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी ज्ञात तत्व के रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित किया जाता है। और याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, इसकी खोज आयरीन क्यूरी और एफ जूलियट ने 1934 में की। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले आयरीन क्यूरी और एफ जूलियट थे। और आपको जानकर शायद हैरत होगी कि जो आयरीन क्यूरी हैं ये मैडम क्यूरी की बेटी हैं, मैडम और पियरे क्यूरी की बेटी हैं, और एफ जूलियट इनके हस्बैंड है। तो ये भी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1935 में, और वो भी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी। देखिए ये है आयरीन क्यूरी और ये है उनके हस्बैंड एफ जूलियट। इन दोनों को केमिस्ट्री में 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनकी मम्मी और पापा को भी नोबेल पुरस्कार मिला था रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में। देखिए कितनी इंटेलिजेंट फैमिली है सब। वो भी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी, ये भी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है। तो याद रखेंगे कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज
आयरन क्यूरी और एफ जूलियट ने की थी। अब हम लोग देखेंगे रेडियो सक्रिय किरणें, है ना, रेडियो एक्टिव रेज। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की रेडियो सक्रिय किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। इन किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव रेज, अल्फा, बीटा और गामा। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप जानते हैं न्यूक्लियर फिनोमेना है तो नाभिक से निकलेगा, ये भी नाभिक से और ये भी नाभिक से, ठीक है। चलिए, इनकी प्रकृति क्या होती है? अल्फा, बीटा, गामा तो बेक्वेरल ने बस इसलिए रख दिया था कि उनको कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब हम जानते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। तो याद रख लीजिएगा कि अल्फा क्या है, तो याद रखेंगे कि अल्फा क्या है, तो हीलियम नाभिक है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक, या हीलियम 2+ या हीलियम आयन। तो हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2+ या हीलियम आयन को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा रेज कहते हैं। और बीटा रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और गामा क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। गामा क्या होता है? गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब आवेश क्या होगा इन पे? तो आवेश इस पे +2 होगा, इस पे -1 होगा, और वेव पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो ये उदासीन होगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अक्सर पूछा गया कि अल्फा क्या होता है, अक्सर पूछा गया कि बीटा क्या होता है, अक्सर पूछा गया कि गामा क्या होता है। तो एक लाइन से 3 क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है कि अल्फा पे कितना आवेश होता है, तो +2, बीटा पे -1। अच्छा, अब स्पीड की बात कर लेते हैं। गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई चल नहीं सकता, तो गामा स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, तो इसका मैक्सिमम होगा, इसका सबसे स्लो होगा, इसका थोड़ा फास्ट होगा। फिर होता है आयोनाइजिंग पावर, आयनन क्षमता। आयनन क्षमता, जैसे ये कोई गैस है और इस गैस से हम अल्फा, बीटा और गामा को पास कराते हैं, तो इस गैस को कौन ज़्यादा चार्ज करेगा, कि कौन ज़्यादा आयोनाइज करेगा, कौन आयनीकृत करेगा, कौन ज़्यादा चार्ज करेगा? तो भाई जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा आवेश किस पे है? इस पे है, +2 है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज कौन करेगा? अल्फा। तो अल्फा की जो आयनन क्षमता होती है वो अधिकतम होती है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे तो चार्ज है ही नहीं, तो इसका न्यूनतम होगा और इसका बीच का होगा। फिर है पेनिट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता। वेधन क्षमता या भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब होता है जैसे कि कोई वॉल है, ये कोई दीवार है और यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा है, तो कौन दीवार को पेनिट्रेट करके पहले निकल जाएगा? कौन पेनिट्रेट करके पहले निकल जाएगा? अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा पहले निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेधन क्षमता किसकी होगी? अधिकतम किसकी होगी? वेधन क्षमता अधिकतम किसकी होगी? गामा की। इसकी मध्यम होगी और इसकी न्यूनतम होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्पीड होगी गामा की, तो ये जल्दी इसको क्या करेगा? भेद देगा। सॉरी, गामा सबसे जल्दी पेनिट्रेट कर देगा, इसको भेदता हुआ बाहर कौन निकल जाएगा? सबसे पहले गामा। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, सबसे ज्यादा स्पीड किसके पास है, तो इसी के पास। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? इसी के पास। सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है? तो यही है, गामा सबसे ज्यादा डेंजरस है। कौन जीन म्यूटेशन कर सकता है? कौन जीन उत्परिवर्तन कर सकता है? तो यही कर सकता है। जीन उत्परिवर्तन का मतलब है कि गामा को अगर आपकी बॉडी से गुजार दिया जाए तो आपके जीन को चेंज कर देगा, और जीन में चेंज आ जाना क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन। जीन में चेंज आना क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन। तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी की होगी, सबसे ज्यादा घातक यही होगा। कौन जीन उत्परिवर्तन कर सकता है? तो गामा होगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई तोड़ नहीं है, मार्केट में पूछा ही जाता है। ये सब समझ में आया सबको? समझ में आ गया? अब देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन रह गया है। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग अगले चैप्टर में मर्ज करके देखेंगे, क्योंकि आज हो गया बहुत ज्यादा। इसमें हमको एटम बॉम्ब भी पढ़ना है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ना है ना, और फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन भी देखना है। तो इसको रहने देते हैं, इसको आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जितना आज मैंने डिस्कस किया है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अभी जो भी डिस्कशन हुआ है इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई शक है तो जल्दी पूछिए। शर्माने की कोई जरूरत नहीं कि भाई पूछेंगे तो मतलब क्या कहेंगे सर, या क्या कहेंगे हमारे जो मित्रगण है। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है किसी को। जो भी क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में उसको पूछ लिया करिएगा क्लास में ही, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आपको जब सब कुछ आता ही रहता है तो आप क्यों एडमिशन लेते, क्यों आप क्लास में बैठते, है ना? तो क्वेश्चन पूछने से नहीं घबराना है। ग्रेडअप जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर नोएडा में है इसकी ऑफिस। अभी तो कोरोना की वजह से हम लोग अपने अपने घरों से लाइव हैं, क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह ज़्यादा खुल नहीं रहे, वरना ऑफिस से ही क्लासेस हुआ करती थी। सूरज, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। पीडीएफ क्विजेज मिलते हैं आपको, उसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।